मैं असल में हिस्टोरियन नहीं, हिस्ट्री मैंने जो सब्जेक्ट कभी पढ़ी नहीं। एक तो मुझे ये गंगा जमुनी तहजीब का जो मुहावरा है वो कुछ थोड़ा गड़बड़ लगता है। इसमें गरीब इंसान तो आपको कहीं मिलता नहीं, इसमें आपको दलित तो कहीं नज़र नहीं आता, इसमें औरतों का तो कहीं जिक्र नहीं आता। प्योर कल्चर कुछ नहीं, न कोई प्योर कल्चर है न कोई प्योर तहजीब है, मिक्स होती है तो बनती है। ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू सुनार हिंदू कारीगरों की बिना पर जेवर बना सके, कोई मुस्लिम सुनार मुस्लिम कारीगरों की बिना पे काम कर सके। ये सब एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए थे जैसे कपड़े में ताना और बाना। अब ये बदकिस्मती हमारी कि हम ये कहते हैं कि नहीं ये बस उर्दू वालों का तलफ़्फ़ुज़ सही है, और लखनऊ वाले कहते हैं कि नहीं उर्दू हमको ही बोलनी आती है, और ये दोनों मिलके हैदराबादी जो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी शाहजहानाबाद थी, कभी सल्तनतों की शान। आज भी हर दौर का अक्स अपने दामन पर रखती है दिल्ली। दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सदियों की याददाश्त है। यहाँ की गलियों में तारीख बोलती है, इमारतों में तहजीब सांस लेती है और लोगों की ज़िंदगी में साझा विरासत झलकती है। सुहेल साहब हेरिटेज वॉक से लेकर उर्दू अदब, सूफियों की खामोश मौजूदगी से लेकर गंगा जमुनी तहजीब की रोशनी तक, वो सिर्फ दिल्ली को पढ़ते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। आज इस डाइवर्स डायलॉग पॉडकास्ट में मेरे साथ गुफ्तगू शनीद के लिए मौजूद हैं एक बेहद ख़ास मेहमान, राइटर, फिल्म मेकर, हेरिटेज एक्टिविस्ट सुहेल हाशमी साहब। सर, आपका DN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए। कैसे हैं आप? इनायत गुजर रही है। सबसे पहले सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, आपकी इब्तदाई तालीम और ओरल हिस्टोरियन बनने का जो टाइटल है कब और वो कैसे मिला? देखिए, इब्तदाई तालीम तो मेरी बचपन में मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंटल नर्सरी स्कूल था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में, तो वहाँ मैं नर्सरी स्कूल में गया। उसके बाद मेरे वालिद अलीगढ़ शिफ्ट हो गए थे और मैं 4 साल का था। उस वक्त हमारा पूरा ख़ानदान अलीगढ़ चला गया। 10 साल हम अलीगढ़ रहे। तो 6ठी 7वीं क्लास तक मेरी तालीम अलीगढ़ में मिंटो सर्कल में, और उससे पहले अब्दुल्ला स्कूल में हुई, जो उस वक्त तक 5वीं क्लास तक को एजुकेशनल था। उसके बाद 7वीं के बाद हम दिल्ली आ गए और दिल्ली में मुख्तलिफ़ स्कूलों में 3 स्कूलों से गुज़र के मैंने हायर सेकेंडरी की, और उसके बाद फिर किरोड़ीमल कॉलेज में BA किया। फिर मैं JNU गया और किरोड़ीमल कॉलेज में और JNU में मैंने ज्योग्राफी पढ़ी। तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, लेकिन हिस्ट्री मैंने जो सब्जेक्ट कभी पढ़ी नहीं, और ये ओरल हिस्टोरियन का जो तमगा मेरे सीने पर लटकाया गया है वो बस ऐसे ही है, क्योंकि मैं बहुत साल बाद एक बच्चों का क्रिएटिव एक्टिविटी सेंटर चलाता था दिल्ली में, और उन बच्चों से बातचीत करके अंदाज़ा ये हुआ कि बच्चे दिल्ली में बड़े तो हो रहे हैं पर उन्हें दिल्ली के बारे में कुछ पता नहीं है। वो सुबह बस में बैठ के स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, और ये अमल सारे साल जारी रहता है। गर्मी की छुट्टियों में अगर उनके पेरेंट्स के पास पैसा होता है तो वो उनको हांगकांग ले जाते हैं, बैंकॉक ले जाते हैं। पैसा नहीं होता तो बच्चे नाना नानी या दादा दादी के घर चले जाते हैं। दिल्ली के बारे में उनको कुछ नहीं पता। तो मैंने बच्चों के लिए डिस्कवर दिल्ली वॉक्स शुरू की थी। तो दिल्ली के जो हेरिटेज, दिल्ली में जो रिज़र्व फॉरेस्ट हैं वहाँ लेके जाता था, रेल म्यूज़ियम लेके जाता था, नेशनल म्यूज़ियम लेके जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने, हमारी वालदा ने हमको दिल्ली दिखाई थी, और हमारे वालिद ने हमको दिल्ली के खंडर दिखाए थे। तो वो भी मैंने बच्चों को दिखाना शुरू किया। उसमें बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लुत्फ़ आया। उन्होंने अपने माँ बाप से कहा, माँ बाप ने कहा कि हमको भी दिखाइए। तो फिर मैंने एडल्ट्स के लिए भी ये वॉक्स शुरू कर दी, और वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई। तो मीडिया ने कुछ में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, और
उनमें एक खातून थी, मैं नाम उनका भूल जाता हूँ, वो एनडीटीवी में थी। ओके। तो उन्होंने जाके एनडीटीवी में डिस्कस किया और एनडीटीवी ने मुझसे कहा कि हमारे लिए एक ब्रेकफास्ट शो कर दीजिए। तो गंधक की बावली पे मैंने, और ये जो महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है उसमें मैंने उनके लिए एक ब्रेकफास्ट शो किया। तो ये लोगों ने देखा, और एक मैगज़ीन था टाइम आउट डेली, उन्होंने मेरी वॉक्स के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो उससे ये खबर फैल गई और फिर धीरे 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 लोग आने लगे। अब ये पता नहीं किस जर्नलिस्ट ने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी ने मुझे ओरल हिस्टोरियन कहना शुरू कर दिया, फिर हिस्टोरियन ऑफ दिल्ली कहना शुरू कर दिया, और वो फिर वो तमगा था वो चिपक गया। तो मैंने इसके लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की है, और मैं कोशिश ये करता हूँ बार बार इसको अंडरलाइन करने की कि मैं असल में हिस्टोरियन नहीं हूँ। मैं दिल्ली में हेरिटेज वॉक्स करता हूँ, और मैंने तारीख़ दान की तरह कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, माफ़ कीजिए। और हिस्ट्री पढ़े बग़ैर अपने आप को हिस्टोरियन कहने का कुछ नया सिलसिला शुरू हुआ। वो आजकल तो हर एक आदमी हिस्टोरियन है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपने आप को हिस्टोरियन कह देते हैं और शुरू हो जाता है। तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ। मैं दिल्ली में मेरा इंटरेस्ट है, दिल्ली मेरा शहर है, और 17वीं सदी से मेरे एंसेस्टर्स फादर की साइड पर दिल्ली में रहते रहे हैं। तो दिल्ली ही मेरा शहर है, और क्योंकि मैं बचपन से, मतलब 10 साल छोड़ के उसके अलावा मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ और गलियों में घूमता रहा हूँ, तो दिल्ली के बारे में कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से थोड़ी ज़्यादा है शायद, उसको मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो यह है सिलसिला। आज़ादी की तहरीक, क्विट इंडिया मूवमेंट और गिरफ्तारी के साए में आपका बचपन कैसा रहा? नहीं, देखिए, ये तो मेरे बचपन से पहले की बातें हैं, क्योंकि मैं तो हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद पैदा हुआ 1950 में। तो आज़ादी की तहरीक और क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सब कुछ हमसे, हमारे पैदा होने से पहले हो चुका था। ये अलबत्ता है कि मेरे चचा, मेरे ताया और मेरे वालिद, ये तीनों क्विट इंडिया मूवमेंट में गिरफ़्तार हुए थे, और मेरे वालिद को लगभग 3 साल तक वो जगह जहाँ आजकल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, वो डिस्ट्रिक्ट जेल हुआ करती थी, और वहाँ वो कैद में रहे थे। और मेरे दादा, मेरे वालिद के ताया, वो भी बहुत एक्टिव थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और उन्होंने लगभग 13 साल जेल में बिताए थे, अलग अलग जेलों में। तो वो मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू के दोस्त थे। जवाहरलाल नेहरू उनको चचा कहते थे, और जब उनकी डेथ हुई तो पंडित नेहरू ने कहा कि आखिरी दिल्ली वाला चला गया है। तो वो सब था, वो बैकग्राउंड थी, और वही हम भाई बहनों को वो विरासत में मिली। दिल्ली महज एक शहर या एक जिंदा याददाश्त? जब दिल्ली से आप दूर जाते हैं तो दिल्ली को किस तरह महसूस करते हैं, क्यों दिल्ली के आप बहुत करीब हैं? देखिए, अब तो मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, बीच बीच में बाहर चला जाता हूँ 5-10 दिन के लिए, लेकिन रहता मैं दिल्ली में ही हूँ। और अब वो कुछ बदल सा गया है। पहले ये होता था कि अगर हम 2-3 दिन के लिए भी अलीगढ़ चले गए, या घूमने आगरा चले गए, या कहीं और चले गए, बम्बई चले गए, तो लौट के जब आते थे, स्पेशली हम तो ट्रेन में सफ़र करते थे, तो फरीदाबाद के पास पहुंच के, गाज़ियाबाद के पास पहुंच के पहली डीटीसी की बस दिखती थी, बिल्कुल, और उसे देख के लगता था हाँ, घर आ गए। तो वो जो फीलिंग है वो अब नहीं बची है, क्योंकि अब वो डीटीसी की बसों के साथ वो जो एसोसिएशन था वो अब रहा नहीं है, और क्योंकि वो इतनी ऑब्वियस भी नहीं है, बसें कम हो गई हैं, कारें बढ़ गई हैं, ट्रैफिक बढ़ गया है। तो दिल्ली को जब आप अप्रोच करते हैं तो वो जो ट्रांजिशन होती थी कि आप गाज़ियाबाद से निकल के, फरीदाबाद से निकल के आपको शहर दिखना शुरू होता था।
अब ये कंस्ट्रक्शन ऐसा फैल गया है कि दिल्ली से निकल के आप 60-70 किलोमीटर किसी सिमत में भी चले जाएं, आपको बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें दिखती हैं, खेती दिखती नहीं है। तो अब वो शहर इस तरीके से फैल गया है, तो वो क्लियर मार्किंग जो थी वो अब नज़र नहीं आती है। शाहजहानाबाद और आज की दिल्ली के दरमियान सबसे बड़ा फ़र्क आप किस चीज़ में नज़र आता आपको? शाहजहानाबाद और जो नॉर्थ दिल्ली है या साउथ दिल्ली है, साउथ दिल्ली ख़ास तौर पे, आसिफ अली रोड वो डिवाइडिंग लाइन है। और आप उस सड़क को पार करें और दुनिया बदल जाती है। तो उसमें जो सबसे बड़ी जो आपको डिफरेंस नज़र आता है वो गलाज़त है, क्योंकि 1961 में डीडीए ने शाहजहानाबाद को स्लम डिक्लेयर कर दिया था और उसके बाद से वहाँ पे सिविक एमिनिटीज़ को इम्प्रूव करने की कोई कोशिश की ही नहीं गई। तो आपको नज़र आता है, आप आसिफ अली रोड पार कीजिए तुर्कमान गेट से, आसिफ अली रोड पार कीजिए दिल्ली गेट से, आप आसिफ अली रोड पार कीजिए अजमेरी गेट से की साइड में, और आपको एकदम वो फ़र्क नज़र आता है। पतली गलियाँ और पतली सड़कें वो तो सारे पुराने शहरों में होती हैं, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया भर के पुराने शहरों में नैरो लेन्स होती हैं, तो वो कोई पहचान नहीं है। लेकिन सर पे लटके हुए तार जिनको अंडरग्राउंड करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है, चांदनी चौक में हो गया है, दरियागंज में हो गया है, लेकिन गलियों में यहाँ उसको अंडरग्राउंड करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। और सफाई करने का जो निज़ाम है वो इतना अटपटा है कि 10-11 बजे करीब तो झाड़ू लगना शुरू होती है शहर में, तो उसकी वजह से वो आपको साफ नज़र आता है। नई दिल्ली में तो सुबह 6 बजे से वो मशीनें चलने लगती हैं, सड़क साफ़ करने वाली, और छिड़काव हो रहा है, वो नज़र आता है। एक डेलिब्रेट, मैं तो डेलिब्रेट ही उसको कहूँगा, निगलेक्ट वो नज़र आता है। दिल्ली से शाहजहानाबाद, फिर नई दिल्ली और अब मेट्रो सिटी, इस सफ़र ने दिल्ली की तहज़ीब पर क्या असर डाला? देखिए, दिल्ली की तहज़ीब पे जो असर पड़ा वो तो 1947 में पड़ गया, क्योंकि 1947 के बाद इस शहर की शक्ल बिल्कुल बदल गई। और एक तो आबादी का तबादला हुआ, खुरेजी बहुत हुई, पर उसके साथ एक और चीज़ हुई, शाहजहानाबाद को होलसेल मार्केट में तब्दील कर दिया गया। और ये कुछ ऐसी थी जिसके बारे में जो हमारे पहले वज़ीर आज़म थे वो भी इससे परेशान थे, और उनके वक्त में एक ये प्रपोज़ल आया था कि सारे होलसेल मार्केट्स यहाँ से शिफ्ट किए जाएं। मतलब वो जो अनाज का मार्केट है, जो मसालों का मार्केट है, जो हार्डवेयर का मार्केट है, जो पेपर का होलसेल मार्केट है, जो 8 से 10 स्टेट्स को सामान सप्लाई करते हैं, वो शाहजहानाबाद के अंदर क्यों? मतलब राजस्थान से दालें आती हैं और दिल्ली के ज़रिए मध्य प्रदेश में जाती हैं, क्यों? वो राजस्थान से मध्य प्रदेश सीधी क्यों नहीं जाती? ये जो एक अजीब नेक्सस बना हुआ है, ट्रेड की अजीब तरह की मोनोपोली का, हज़ारों ट्रक रोज़ लोड अनलोड होते हैं नया बाज़ार में, क्यों? जबकि इन तमाम लोगों को गोदामों के लिए जगहें अलॉट की गई थी, पंखा रोड पर और लॉरेंस रोड पर, उस इलाके में, वहाँ गोदाम उनके हैं, वहाँ से बिज़नेस क्यों नहीं होती? अगर आपको इस शहर को बचाने का कुछ भी ख्याल आपके जहन में है, ये तारीख़ी शहर है, तो ये जो सारी हार्डवेयर की ट्रेड है, जो सारी ग्रेन की होलसेल ट्रेड है, इसको शिफ्ट कीजिए। शाहजहानाबाद एक ऐसा शहर था जो लगभग 1.5-2 लाख की आबादी के लिए बना था। इतने लोगों के लिए जितने बाज़ार चाहिए उतने वहाँ होने चाहिए, बाकी सारे बाज़ार वहाँ से निकालिए। शाहजहानाबाद की जिम्मेदारी नहीं है कि 8 स्टेट्स को अचार और मसाले और नट्स और ड्राई फ्रूट और टॉयलेट सीट्स
और नट बोल्ट और स्क्रूज ये सप्लाई करे। ये शाहजहानाबाद की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, ये निकल के अलग निकलने और फिर आप इस शहर को बचा सकते हैं। तब उसकी जो तारीख़ी नौइयत है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है और जो उसका कल्चर था, उसको आप दोबारा रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। सुनसान पड़ी हुई हैं हवेलियाँ, ताले पड़े हुए हैं, उनमें गोदाम बन गए हैं, उन सबको खाली कीजिए और फिर उन हवेलियों को आप हेरिटेज होटल बना सकते हैं, आप बुटीक होटल बना सकते हैं, वहाँ पर आप कंसर्ट्स कर सकते हैं, लाइब्रेरीज खोल सकते हैं, क्राफ्ट की ट्रेनिंग के सेंटर्स खोल सकते हैं। तो दुनिया भर में ये हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? वो करेंगे आप तो शाहजहानाबाद बचेगा। वरना बिल्डर्स लगे हुए हैं इस कोशिश में। आप पूरा चांदनी चौक देख लीजिए, हर दिन एक पुरानी बिल्डिंग टूट जाती है और उसकी जगह शीशा और लोहे के फ्रेम लग जाते हैं। और अब तो एक अजीब सी बदसूरत सी बिल्डिंग बना दी गई है जिसका नाम चांदनी चौक मॉल है। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है चांदनी चौक, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। उसमें आपको मॉल बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों इजाज़त दी गई? लेकिन ये हो रहा है, तो वो है जो तकलीफ़ देता है। दिल्ली को अक्सर गंगा जमुनी तहजीब का आईना कहा जाता है। इसकी बुनियाद किस दौर में और कैसे पड़ी, अगर मैं जानना चाहूँ तो आपसे? देखिए, माफ़ कीजिए, एक तो मुझे ये गंगा जमुनी तहजीब का जो मुहावरा है वो कुछ थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्योंकि वो लखनऊ में भी गंगा जमुनी तहजीब, दिल्ली में भी गंगा जमुनी तहजीब। अब गंगा तो दिल्ली के आसपास नहीं है, ना लखनऊ के पास है, लखनऊ के पास तो जमुना भी नहीं है। तो ये दो ट्रेडिशंस के मिलने की बात। लेकिन अगर आप उसे ज़रा गौर से देखें तो ये जो गंगा जमुनी का ट्रेडिशन है वो बेसिकली हिंदू और मुसलमान ज़मींदारों का ट्रेडिशन है। इसमें गरीब इंसान तो आपको कहीं मिलता नहीं, इसमें आपको दलित तो कहीं नज़र नहीं आता, इसमें औरतों का तो कहीं जिक्र नहीं आता। तो वो एक अजीब सा मिथिकल कैरेक्टर हमने बिल्ड किया, जैसे हम दुनिया भर की हर चीज़ के बारे में एक मिथ क्रिएट कर देते हैं। जो अच्छे एलिमेंट्स हैं उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन वो जो गंगा जमुनी जिसकी हम बात करते हैं, टू गो बैक टू दैट गंगा जमुनी, वो तो सिर्फ अमीर मर्दों के बीच में, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान, उनके बीच में जो एक्सचेंज होता था वो उसकी बात होती थी। वहाँ वो मुशायरे हो रहे हैं और मुजरे हो रहे हैं और शाम को बैठ के खाने हो रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन न सिर्फ दिल्ली, दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं है जो अलग अलग ट्रेडिशंस के मिक्सचर से वहाँ का कल्चर ना बना हो। तो और दिल्ली था, जैसे लखनऊ था, जैसे हैदराबाद था, जैसे भोपाल था, ये जैसे बाद में कलकत्ता बना, बम्बई बना, इन जो भी शहर है उसमें, क्योंकि शहर में कोई नेटिव पॉपुलेशन नहीं होती, नेटिव पॉपुलेशन सिर्फ गांव में होती है। शहर बनते हैं माइग्रेंट्स से, और माइग्रेंट्स आते रहे, सेटल होते रहे ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, एट टाइम्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, और तब वो धीरे 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 शहर बने। तो मतलब वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि चांदनी चौक में आप घुसिए तो जैन मंदिर है, उसके बाद शिव जी का मंदिर है, गौरी शंकर का, उससे आप थोड़े आगे बढ़ेंगे तो बैप्टिस्ट चर्च है, और आगे बढ़ेंगे तो मस्जिद है, और आगे बढ़ेंगे तो जामा मस्जिद, वो है फतेहपुरी मस्जिद है, दाएं मुड़ जाएंगे तो चर्च है एक और। तो ये सब इसलिए हुआ कि तमाम मज़हबों के मानने वाले लोग एक शहर में एक साथ रहते थे, और वही स्ट्रेंथ है, वही उन शहरों को उनकी ज़िंदगी देता है। एक और चीज़ भी हमको याद रखने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से कास्ट सिस्टम ऑपरेट करता है, तो अलग अलग कास्ट की अलग अलग क्राफ्ट्स थी और वो उससे निकल नहीं पाते थे। तो एक कास्ट के लोग थे जो बुनाई का काम करते थे, एक कास्ट के लोग थे
जो लकड़ी पे काम करते थे, एक कास्ट के लोग थे जो सोने और चांदी के तार खींचा करते थे, एक और कास्ट के लोग थे जो उन तारों को बुना करते थे, एक और कास्ट के लोग थे जो उनको जेवर में इस्तेमाल किया करते थे। और इनमें से बहुत सारे आधी कास्ट हिंदू थी, आधी कास्ट मुस्लिम थी, और इन दोनों का गुजर एक दूसरे के बिना नहीं था। तो इसलिए भी ये जो जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसकी एक वजह ये थी कि एक का गुजारा दूसरे के बिना था नहीं। ऐसा नहीं था कि कोई हिंदू सुनार हिंदू कारीगरों की बिना पर जेवर बना सके, कोई मुस्लिम सुनार मुस्लिम कारीगरों की बिना पे काम कर सके। ये सब एक दूसरे में ऐसे गुथे हुए थे जैसे कपड़े में ताना और बाना होता है। तो ये थी बुनियाद, और इसी बुनियाद के ऊपर वो ज़बान विकसित हुई जो इन सारी ज़बानों के मिक्सचर से तैयार हुई। उसमें पश्तो भी थी और पख्तून भी थी और ईरानी भी थी, फ़ारसी भी थी और तुर्की भी थी, और उसमें तेलुगु भी थी और कन्नड़ा भी थी और सिंधी भी थी और पंजाबी भी थी और भोजपुरी थी और अवधी थी और मालवी थी। इन सारी ज़बानों के मिलने से वो ज़बान बनी जिसे आज हम हिंदी कह लें या उर्दू कह लें। वो ये ज़बान थी जिसको 1825 में अंग्रेज़ों ने 2 हिस्सों में बांट दिया। तो लेकिन ये ज़बान तो यहाँ दिल्ली में शुरू हुई और फिर दिल्ली से उसने सफ़र किया, बढ़ा, और फिर वो 17वीं सदी में लौट के आई और उर्दू की शक्ल में आज हमारे सामने। तो लेकिन ये है सबसे बड़ी मिसाल उसकी, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। यह हमारा म्यूज़िक है जो ख्याल की गायकी है या ध्रुपद है, जो हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब के सब इस मिक्सिंग के नतीजे में पैदा हुए हैं। जिसको सेंट्रल एशिया में रबाब कहा जाता था, वो आया और यहाँ विकसित होके सरोद बन गया, विकसित हुआ या ट्रांसफॉर्म हुआ, चेंज हुआ। तो ये सारे शहनाई के बिना तो हमारा हम अपनी कोई भी फेस्टिवल है वो शहनाई के बिना नहीं हो सकता। और इंटरेस्टिंग ये है कि जब शोक होता है तो उसमें भी शहनाई बजती है। तो ये इतना गुथा हुआ है, इतना एक दूसरे के अंदर पिरोया हुआ है कि उसके बिना तो कोई कल्चर हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। कल्चर तो वही है जो हमेशा मिक्स होने से बनता है। प्योर कल्चर कुछ नहीं होता, न कोई प्योर कल्चर है, न कोई प्योर तहजीब है। मिक्स होती है तो बनती है। तो उसके बिना तो आप दिल्ली के कल्चर का या किसी भी जगह के कल्चर का कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकते। जैसे आपने जिक्र किया उर्दू की ज़बान की बुनियाद और तरक्की में दिल्ली का एक नायाब और अहम रोल अदा किया दिल्ली ने, एक तरह से कह सकते हैं उस चीज़ को। देखिए, मैं इसको इतने ज़ोर से ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक अजीब सा रवैया है कि हम ये चीज़ यहाँ पैदा हुई, ये चीज़ यहाँ पैदा हुई, ये यहाँ विकसित हुई। जिस तरीके से मिक्सिंग होती है, और उर्दू उसकी बेहतरीन मिसाल है। जब अमीर खुसरो के वक्त में निज़ामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो से कहा कि तुम यहाँ के लोगों की जो ज़बान है उसमें शायरी करो ताकि हमारी बात उन तक पहुँच सके। तो अमीर खुसरो ने हिंदवी में शायरी करनी शुरू की। अब वो सारी शायरी जो अमीर खुसरो की कही जाती है, उसमें कितनी अमीर खुसरो की है कहना मुश्किल है, क्योंकि अमीर खुसरो की शायरी पॉपुलर हो गई और उसके बाद लोगों ने उसी तर्ज में कुछ लिखना शुरू कर दिया और उसको अमीर खुसरो के नाम से फैला दिया। जैसे आजकल इस पे व्हाट्सएप पे रोज़ होता है कि कुछ भी आप तुकबंदी कर दीजिए, उसके आखिर में गालिब का नाम जोड़ दीजिए, कदी गालिब का शेर है। तो मैंने तो एक कंसर्ट में सुना था
एक साहब थे, वो तबला बजाते थे, गाते भी थे, और उन्होंने कहा कि हम आज कबीर सुनाएंगे। तो उनसे कहा सुनाइए। तो उन्होंने गाना शुरू किया। गाना गाते गाते उन्होंने एक लाइन गाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, तेरे साइकिल की हवा निकल जाएगी। तो ये वो कबीर के नाम से गा रहे थे। अब कबीर 14वीं सदी में मर गए। उसके बाद 600 साढ़े 600 साल बीत चुके हैं। साइकिल को आए हुए 150 साल हुए। कबीर की शायरी में साइकिल कैसे हो सकती है, लेकिन इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो ज़बान जिसमें अमीर खुसरो ने शायरी करनी शुरू की, वो अमीर खुसरो के वक्त वो दिल्ली में बोली जाने वाली ज़बान थी। उसको हिंदवी कहते थे, ज़बान दिल्ली कहते थे, देहलवी कहते थे। उस लैंग्वेज ने यहाँ से ट्रैवल किया जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात कैप्चर कर लिया, और यहाँ से उसने अपने कुछ सरदार वहाँ भेजे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। उनके साथ उनके जो हाउस होल्ड हेल्प थी, घर में जो काम करने वाले लोग थे, वो उनके साथ गए। मालिक जा रहा है तो चलो भाई तुम भी चलो। तो वो लोग भी वहाँ चले गए। दिल्ली की ज़बान गुजरात पहुँच गई, और गुजराती से मिक्स होके एक और ज़बान पैदा हुई जिसका नाम गुजरी था। फिर अहमद शाही सल्तनत के वक्त में उन्होंने एक्सपेंड किया, तो वो कुछ महाराष्ट्र में भी पहुंच गई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद का जो वक्त था, तुगलकों का पीरियड, उसमें मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से कैपिटल ले गए महाराष्ट्र, देवगिरी, और दिल्ली की सारी आबादी से उन्होंने कहा चलो सब, एवरीबडी हैज़ टू गो। तो सब लोग वहाँ चले गए। वहाँ वो पहुँचे ही थे कि दिल्ली पे मंगोलों ने हमला कर दिया, तो उनको भाग के वापस आना पड़ा दिल्ली को बचाने के लिए। अब उन्होंने, जो लोग दिल्ली वाले गए थे, उनसे कहा चलो वापस। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, बहुत हो गया। वो वहीं रुक गए। यहाँ की ज़बान वहाँ पहुँच गई देवगिरी। फिर तैमूर ने आके दिल्ली को लूटा। तैमूर के लूटने के बाद दिल्ली के निज़ामुद्दीन के जो बड़े शागिर्द थे, उत्तराधिकारी, नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, उनके डिसाइपल ने कहा कि दिल्ली छोड़ो, दिल्ली लुट गई है, मेरे उस्ताद की मौत हो गई है, ये शहर रहने के काबिल नहीं है। उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। कई 100 शागिर्दों के साथ वो दिल्ली से गए, और जाके वो वहाँ पहले गए देवगिरी, और देवगिरी से निकल के वो कर्नाटक में जाके गुलबर्गा में बस गए। अब दिल्ली की ज़बान गुलबर्गा पहुँच गई, कर्नाटक पहुँच गई। तो इस तरीके से ये ज़बान ने ट्रैवल किया, और वहाँ की लोकल ज़बानें जो थी, कन्नड़ा में, तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में, इन सब ज़बानों में ये ज़बान मिक्स हुई। दिल्ली के आसपास जब इस ज़बान ने फैलना शुरू किया, तो उसने पंजाबी के असर लिए, बहुत सारे वर्ड्स उसने हरियाणवी से लिए, खड़ी बोली से लिए। और फिर जिस वक्त तैमूर ने दिल्ली पे हमला किया है, उस वक्त तक ये जो हैदराबाद दक्कन में जो एक पूरी बाहमनी किंगडम थी, उसके कुछ टुकड़े हो गए थे, और उनमें से 2 ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम दिल्ली से आज़ाद हैं, और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इस डिक्लेरेशन के साथ साथ उन्होंने फ़ारसी त्याग दी और दक्कनी ज़बान में अपना सारा कारोबार करना शुरू किया। तो इस वक्त से तैमूर ने जब दिल्ली में हमला किया है 1396-97 के आसपास, जब से लेके, तो विच इज़ एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, जब से लेके अगले 300 साल, 14वीं सदी का अंत है ये, 15वीं 16वीं, हाँ, अगले 200 साल इस ज़बान में जो भी डेवलपमेंट हुए वो दक्कन में हुए। तो मरसिया, मसनवी, कसीदा, गज़ल, जो एक पोइट्री होती थी किसी का मजाक उड़ाने की, हिज्व, ये सब के सब दक्कन में डेवलप हुए। और फिर वो जो थे वली दक्कनी, जिनको वली गुजराती भी कहा जाता है, वली दक्कनी की पोइट्री दिल्ली पहुंची, और उसके बाद अगले 150 साल में इट इवॉल्व इनटू
बिकमिंग उर्दू। पर ये सारी पोइटिक फॉर्म्स डेवलप हो चुकी थी दक्कन में, और दक्कनी ज़बान की पहली डिक्शनरी भी कंपाइल हो चुकी थी, वो फिर दिल्ली पहुंची है। तो ये दिल्ली वाले बिला वजह की वो क्लेम करते हैं कि हमने पैदा की, शुरू यहाँ हुई थी, यहाँ से डेवलप होके फुल्ली डेवलप होके एज अ लैंग्वेज। और उसकी वजह ये थी कि मुग़ल कोर्ट में, यहाँ से जब वो गई है, जब तो सल्तनत का पीरियड था, जब वो लौटी है तो मुग़ल पीरियड का एंड है इस 200 साल के अंदर। इस पूरे पीरियड में बड़ा पीरियड तो इसका ऐसा है जिसमें दिल्ली कैपिटल ही नहीं है। तैमूर के बाद राजधानी आगरा हो गई थी, और हुमायूं के अलावा बाकी सारे वक्त कैपिटल, अकबर के वक्त, जहांगीर के वक्त, बाबर के वक्त कैपिटल आगरा थी। सिर्फ हुमायूं के टाइम में दिल्ली थी। और फिर शाहजहां के वक्त में उसकी आधा, उसका जिसने टाइम उसने रूल किया है, वो आधा वक्त वो भी आगरे में था। तो जो सारे डेवलपमेंट इस ज़बान के हो रहे हैं वो तो दक्कन में हो रहे हैं। और दिल्ली राजधानी नहीं है, और अकबर के वक्त से वो ब्रज भाषा को प्रमोट कर रहे हैं। कोर्ट की लैंग्वेज पर्शियन है और सेकंड लैंग्वेज ब्रज है। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने ब्रज में लिखा, और उसके बाद उनके सारे मुग़ल शहज़ादे, उन्होंने ब्रज में लिखा, ब्रज पढ़ी, और औरंगज़ेब तक ने ब्रज में शायरी की है। तो कोर्ट से तो कोई प्रमोशन उसको मिला नहीं, दक्कन के कोर्ट से मिला। फिर वो दिल्ली पहुंची, और दिल्ली में जब मुग़ल काल का बिल्कुल तकरीबन एंड है, उस वक्त इस ज़बान ने यहाँ ग्रो करना शुरू किया। तो ये पूरी हिस्ट्री है उस ज़बान की। अब वो दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारी ज़बान है, हमने पैदा की है, लखनऊ वाले कह रहे हैं नहीं, हमारी ज़बान ज़्यादा मीठी है। ये झगड़ा ही बेकार है। कल्चर में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जिस पर कोई कह सके कि ये मेरी पैदा की हुई, क्योंकि ये चीज़ें, दीज थिंग्स हैपन ओवर सेंचुरीज। तो उसमें दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये कि सब दिल्ली ने कर दिया, नहीं। जब वो यहाँ पर आई है तो उसको वेलकम नहीं किया गया। उस वक्त दिल्ली पे पर्शियन का राज था। मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बेदिल थे, हातिम थे, आरजू थे, आबरू थे, और ये तमाम लोग फ़ारसी के बहुत बड़े पोइट्स थे। वली दक्कनी की शायरी पहुँचने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि इस ज़बान में भी शायरी हो सकती है। और फिर अगले 100 साल के अंदर उर्दू वर्चुअली रिप्लेस पर्शियन। उसकी एक वजह ये भी थी कि अंग्रेज़ों ने पर्शियन से शिफ्ट किया, फोर्ट विलियम्स कॉलेज में पर्शियन से शिफ्ट करके, और उन्होंने उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया। उसकी वजह से भी उर्दू की प्रोग्रेस हुई, और उसी दौरान उन्होंने उर्दू और हिंदी की डिवीज़न भी पैदा की फोर्ट विलियम्स कॉलेज में 1825 में। तो उसके बाद की एक अलग कहानी है। लेकिन और उसके बाद से ये जो, जिसको आप गंगा जमनी कह रहे हैं, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, सभ्यता है, उसके अंदर क्रैक्स भी पड़ने शुरू हुए, और उसका नतीजा ये हुआ जो आज हमारे सामने है। क्या दिल्ली को उर्दू अदब का सबसे बड़ा गहवारा कहा जा सकता है? मुझे इसमें ये, मतलब मैं इस चीज़ को फर्मली कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि जितना काम उर्दू पर पंजाब में हुआ मिसाल के तौर पर, और जितना मतलब कृष्ण चंद पंजाब के थे, कन्हैया लाल कपूर पंजाब के थे, राजेंद्र सिंह बेदी पंजाब के थे, तो लंबी लिस्ट है। उर्दू जर्नलिज्म में और उर्दू पब्लिकेशन में सबसे बड़ा रोल पंडित नवल किशोर का है। वो पंजाब से आके लखनऊ में बस गए थे, पर उन्होंने पैसा अखबार तो उन्होंने लाहौर में निकालना शुरू किया था। दक्कन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
तो ऐसा नहीं है कि उर्दू का एक ही कोई पालना था जिसमें उर्दू बड़ी हो रही थी। तो दक्कन में, हैदराबाद में, भोपाल में, लाहौर में, पटना में और रामपुर में इतनी सारी जगह थी जहाँ पे ये लैंग्वेज और इसकी अलग अलग डायलेक्ट्स भी डेवलप हो रही थी। उर्दू की कोई यूनिफॉर्म डायलेक्ट नहीं है। अब ये बदकिस्मती है हमारी कि हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बस उर्दू वालों का तलफ़्फ़ुज़ सही है, और लखनऊ वाले कहते हैं कि नहीं, उर्दू हमको ही बोलनी आती है, और ये दोनों मिल के हैदराबादी जो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये डेवलप लैंग्वेजेस का ये रवैया नहीं, ये हमारा उत्तर भारत की कुछ बीमारी। हिंदी वाले भी यही करते हैं, तुम्हें तो हिंदी बोलनी भी नहीं आती, ये कैसी हिंदी बोलते हो। तो ये जो है, इसलिए ये कहना कि ये दिल्ली ही गहवारा है, मुझे इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। अलग अलग जगह डेवलप हुई है और इवेंचुअली वो सारे जो अलग अलग स्ट्रेन्स थे वो सब मिल के इकट्ठे हुए, तो वो उर्दू है जिसको हम आज उर्दू कहते हैं। पर ये डेवलप हुई है, किसी एक जगह नहीं हुई। गालिब, ज़ौक़, दाग दहलवी की शायरी में गलियाँ और बस्ती किस तरह झलकती हैं? देखिए, मुझे इसमें एक तो गालिब एक अलग स्कूल है, बिल्कुल। दाग और ज़ौक़ एक अलग स्कूल है। दोनों ज़बान वो दिल्ली में ही है, हाँ। आगे पीछे एक ही वक्त में है। और ये जो शायर कहीं भी करे, वो अगर लाहौर में शायरी करेगा तो उसकी शायरी में उसका शहर झलकेगा। और लेकिन अब गालिब की शायरी में आपको गलियों के नाम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो मतलब वो 1857 पे जो गालिब ने लिखा, घर से बाज़ार को गुज़रते हुए ज़हरा होता है आब इंसान का, आदमी या ना जा सके, आदमी वाना जा सके यहाँ का, आदमी या ना आ सके वहाँ का। तो वो 1857 में जो कत्ल गारत हुआ उसका डिस्क्रिप्शन, वो घर बना है नमूना जिंदा का, चौक जिसको कहें वो मक्तल है। तो दिल्ली में उस वक्त कोई 26,000 लोगों को फांसी दी गई थी जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया है। तो वो तो आपकी शायरी में झलकेगा। तो वो जो कत्ल गारत ऐसा ही अंग्रेज़ों ने लखनऊ में किया, वो लखनऊ की शायरी में नज़र आता है। ज़ौक़ और दाग की शायरी में, दाग की शायरी में ख़ास तौर से वो ज़्यादा जो ज़बान का जो सारा मामला है वो दाग में, क्योंकि दाग की तो शायरी का सारा सिलसिला ही ज़बान के साथ जो उनकी द फ्रीडम विद विच ही कुड प्ले विद लैंग्वेज, तो वो है। लेकिन मेरे ख्याल में इन तीनों से ज़्यादा मीर में है। मीर में दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसविर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो ये इस तरह की बातें, और वो जो केडेंस ऑफ द सिटी, वो मेरा ख्याल है मीर में बाकी तमाम शायरों से ज़्यादा है कि वो दिल का उजड़ना सहल सही, बसना सहल नहीं यारो या लोगो, बस्ती तो फिर बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। तो ये जो सेंस है शहर की और उसकी कंटिन्यूटी की, वो मेरा ख्याल है मीर में सबसे ज़्यादा है गालिब और ज़ौक़ और दाग के मुकाबले। आपको शायरी से कितना लगा और किस शायर को सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं आप? किस शायर को सबसे ज़्यादा पढ़ता हूँ वो तो कहना मुश्किल है, अलग अलग वक्त में। लेकिन जो एक होता है ना दिल के करीब है, वो भी असल में वो आपकी जहनी कैफियत के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो बचपन में वी ग्रू अप, तो मुझको और मेरी बड़ी बहन को फैज़ उस वक्त तक जितने छपे थे हमको पूरे ज़बानी याद थे, पूरा। तो और हमको
गालिब भी बहुत सारा याद था, हमारी समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमारे वालिद वो लगातार गुनगुनाया करते थे, पढ़ते रहते थे, और वो और हमारी वालदा वो कन्वर्सेशन में शेयर कोट किया करते थे, तो बहुत सारे जहन में आ गए थे। समझना तो बहुत बाद में शुरू, ख़ास तौर से गालिब बहुत बाद में समझ आना शुरू हुआ, और जब तक समझ में आने लगा, जब तक याददाश्त पैकअप होने लगी, तो अब ढूंढ के पढ़ना पड़ता है। पर जो मैं उर्दू के शायर जिनको मैं बार बार पढ़ता हूँ, तो उनमें गालिब हैं, मीर हैं, फैज़ हैं, साहिर हैं, मजरूह हैं। तो यू गो बैक टू दीज पोएट्स अगेन एंड अगेन, और उस वक्त के पुराने शायर हैं जिनको आप कभी कभी आप उनको पलट के देख लेते हैं, मसनवियाँ भी देख लेते हैं, पर प्राइमरीली मरसिया हैं मिर्ज़ा अनीस के, दबीर के। तो डिस्क्रिप्टिव पोइट्री जिसमें वो मंजर निगारी, उसमें इन दोनों का जवाब नहीं है। लेकिन द काइंड ऑफ पोइट्री दैट यू गो बैक टू मोर ऑफन, वो मीर है, गालिब है, फैज़ है। दीज थ्री आई वुड से जिनको मैं मोर रेगुलरली पढ़ता हूँ। हम कई बार जाते हैं घूमने के सिलसिले में जाते हैं, जैसे अब वक्त के साथ साथ कई चीज़ों की सूरत भी बदल चुकी है। जैसे आपने चांदनी चौक का जिक्र किया, लाल किला हुआ, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ये इमारतें नई दिल्ली की तहजीब और परतों के बारे में बहुत कुछ बयान करती हैं। जब हम जाते हैं तो जैसे आपने हेरिटेज वॉक का भी जिक्र किया, उस पर भी आएंगे, तो जाते हैं, देख तो लेते हैं, मगर वो समझ नहीं पाता जो उनको इतिहास क्या है, और बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसको लेकर, उसके बारे में। नहीं, देखिए वो तो मिथ्स का जो मामला है, और ये कुछ ये भी है कि हम लोगों ने एक सुपरफिशियल डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन इन बिल्डिंग्स के बारे में दी है। तो जैसे मैं अब लोगों को अगर हुमायूं के मकबरे लेके जाता हूँ, तो ईसा खां का मज़ार और हुमायूं का मकबरा, ये दोनों में इकट्ठा दिखाता हूँ, और मैं तकरीबन 3 घंटे लेता हूँ। तो उसमें मैं एक तो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आर्किटेक्चरली क्या डिफरेंस है ईसा खां के मज़ार में और हुमायूं के मकबरे में। फिर उस आर्किटेक्चर की डिटेल्स के बारे में, कि वो जो आर्च है और उसके साथ कॉर्बेल आर्च है और डोम है, और डोम के ऊपर एक फिनियल है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको डोम के आर्किटेक्चर के में सेंट्रल एशिया में नहीं मिलेंगे, टर्की में नहीं मिलेंगे, रोम में नहीं मिलेंगे, इटली में नहीं मिलेंगे, सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेंगे। तो एक तो मैं इन चीज़ों की तरफ इशारा करता हूँ जो नॉर्मली लोग, न उनको दिखाया जाता है, न उनके बारे में जो मटेरियल लिखा है उसमें उसका जिक्र होता है। तो एक तो ये लेवल है विच आई ट्राई टू शो। जो दूसरी चीज़ है वो ये कि ये हुमायूं का मकबरा है, और वो इस साल में मरा था, इस साल में ये बना, और ये बहुत खूबसूरत है, और ये इंस्पिरेशन है ताजमहल के लिए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ख़त्म। लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र ने पनाह ली थी, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। हुमायूं के मकबरे का 1857 के रिवोल्ट से क्या ताल्लुक़ है, इसका कोई जिक्र नहीं करता। इस बात का जिक्र नहीं किया जाता कि पार्टीशन के वक्त ये रिफ्यूजी कैंप बन गया था उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान जा रहे थे, क्योंकि निज़ामुद्दीन से सारी ट्रेन चलती थी जो पाकिस्तान जा रही थी, तो इनको यहाँ ठहराया गया था, यहाँ पर और पुराने किले पर। और गांधी जी की हत्या से 10 दिन पहले वो यहाँ आए थे रिफ्यूजियों से मिलने। उसके बाद जो लोग पंजाब से आए थे पार्टीशन के बाद, उनमें से वो लोग यहाँ बसाए गए। जब ये लोग चले गए तब पाकिस्तान से आने वाले लोगों को यहाँ बसाया गया।
और बहुत लंबे वक्त तक यहाँ रहे। ये नहीं बताया जाता कि असैसिनेशन से 10 दिन पहले महात्मा गांधी यहाँ आए थे और रिफ्यूजियों से मिले थे और जानने के लिए कि उनके कैसे हालात हैं, उनकी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं दिखाऊं कि ये जो बिल्डिंग है, ये सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है जिसके बारे में आम तौर पे पता है, लेकिन ये इन बिल्डिंगों ने तारीख देखी है। जैसे फिरोज शाह कोटला, वहाँ पर तो खंडर हो गया था तैमूर के वक्त से, और क्योंकि वो खंडर हो गया था और वहाँ कोई नहीं जाता था तो सारे इनकलाबी वहाँ जाते थे। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर और शिव वर्मा, ये सब लोग वहाँ मिले, और जो भगत सिंह की उन लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदुस्तान क्या वो सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन, उसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यहाँ पे किया गया। यहाँ मीटिंग हुई थी, सब लोग आए, यहाँ बैठे, मीटिंग हुई और उसके नाम में सोशलिस्ट ऐड किया। उसके बाद जब नेशनल असेंबली पर जो जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो बिल्डिंग जो सर्कुलर बिल्डिंग है, उसमें भगत सिंह और सुखदेव ने बम फेंका था। उस बम फेंकने का पूरा प्लान वहाँ हुआ था। तो ये सिर्फ वो नहीं है कि फिरोज शाह का किला था और वो मर गया और तैमूर ने हमला किया और ख़त्म। इन बिल्डिंगों की एक और ज़िंदगी है जो लगातार रही है। हमारे बचपन में दिस वॉज हमारा फेवरेट पिकनिक स्पॉट था। सारे शहर से लोग आते थे खाने वाने पका के, और दिन भर जाड़े के दिनों में खुले मैदान हैं, धूप थी, वहाँ पिकनिकें हुआ करती थी। तो ये सब भी तो यही, तो ये जो आप कह रहे थे कि आप बिल्डिंग देखते हैं उसको समझते नहीं, उसमें ये भी है कि बहुत सारी जो इन इमारतों की हिस्ट्री है वो हमने रिमूव कर दी है और अब उनको पेपर कटआउट बना दिया है। बस जाके देखिए, तस्वीर खींचिए, चले जाइए। अनलेस यू हैव दीज एसोसिएशंस विद दीज बिल्डिंग्स, वो लिविंग हिस्ट्री नहीं बनती है। तो उसको लिविंग बनाने के लिए ज़रूरी है कि जो लोग कैसे इनसे एसोसिएट किया करते थे। मतलब आई मेट समबडी ही नो लॉन्गर लिव्स, वो बरसात में कोटला फिरोज शाह की दीवार पे आके बैठा करते थे, और जब ख़ास तौर पे जब बहुत बारिश होती थी तो जमुना के पीछे, जमुना का पानी यहाँ तक आ जाता था, तो वहाँ बैठ के वो मछली पकड़ा करते थे। और लोग ये जो लाल किले के सामने जो वो है मोट, उसमें पानी आ जाता था, उसमें तो मेरे दादा भी मछली पकड़ने जाते थे। तो ये सारी एसोसिएशंस भी इन बिल्डिंगों के साथ हैं। आप सबको निकाल देंगे तो फिर तो वो एक इमारत रह जाती है। बिल्कुल। हाँ, आपकी हेरिटेज वॉक में लोग कैसे जुड़ सकते हैं वो मुझे बताइएगा। देखिए, मैं अक्टूबर के पहले सैटरडे या संडे से शुरू करता हूँ और हर वीक में 2 वॉक्स करता हूँ, एक सैटरडे और एक संडे, और एक हफ्ता पहले मैं उसको अनाउंस करता हूँ। वो इंस्टाग्राम का पेज है वॉक विद सोहेल, उसमें मैं अनाउंस करता हूँ, और वो शाम को 7 बजे के करीब अनाउंस होता है। तो अगर आप उस वॉक में आना चाहें तो वहाँ पर एक गूगल फॉर्म है, उसे भर दें, वो आपको बता देंगे कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इतने बजे आपको इतनी जगह पहुँचना है, आ जाइए, कोई भी आ सकता है। तो उसके अलावा मैं ये तो सैटरडे संडे को होता है। बाकी जो 5 दिन हैं हफ्ते के, उसमें मैं सुबह फ्री रहता हूँ। तो स्कूल गेट्स टुगेदर तो मैं उनके साथ कर देता हूँ, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, कुछ दोस्त इकट्ठे हो जाएं, दे वांट टू गो, तो जो भी हुएवर राइट्स टू मी, मैं उनके लिए कर देता हूँ। हेरिटेज वॉक के दौरान सबसे ज़्यादा सवाल कौन सा आपको सुनने के लिए मिलता है, और एक ऐसी हेरिटेज वॉक जो हर किसी नौजवान को करनी ज़रूर चाहिए?
देखिए, मेरी जो वॉक्स, मैं दिल्ली में 28 वॉक्स करता हूँ, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और वो मेरी फेवरेट्स भी हैं, तो उसमें हुमायूं टॉम्ब है, तुगलकाबाद है, पुरानी दिल्ली में चावड़ी से चांदनी चौक तक की वॉक है, वो तकरीबन 4 घंटे लेती है। तो वो मेरी फेवरेट वॉक्स में से है और वो मेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वॉक्स में से भी है। फिर एक वॉक मैं करता हूँ लाल जैन मंदिर से फव्वारे तक, वो बहुत पॉपुलर है। तो और लेकिन मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि कौन सी वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 7 जगहों पर अलग अलग समय पर दिल्ली में राजधानी बनी, तो दिल्ली को समझने के लिए कम से कम 7 वॉक तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। एक पहली दिल्ली में, एक दूसरी दिल्ली में, एक तीसरी दिल्ली में, एक चौथी में, 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में, बल्कि 7 वॉक्स करने के बाद वो वॉक करनी चाहिए जो उन जगहों से को कनेक्ट करती है जिनका ताल्लुक 1857 से है। तो कश्मीरी गेट है, जीपीओ है, निकलसन सेमेट्री है, वो है फ्लैग स्टाफ है नई दिल्ली के पास। तो इन बिल्डिंगों को भी कनेक्ट करना चाहिए। लाल किले के पीछे जहाँ से वो बागी सिपाही आए थे और दिल्ली में घुसे थे, तो इन चीज़ों को कवर करते हुए तो ये कम से कम 8 वॉक्स तो कर ही लेनी चाहिए। बिल्कुल जी, काफ़ी वक्त हो गया आपको भी, 20 से 25 साल का तजुर्बा, 20 साल के करीब 20 हो साल के गए। तजुर्बे। इतिहास में सबसे बड़े इतिहास से जुड़े जो मिथ्स हैं वो कौन से आपने देखे और लोगों को आगाह करना ज़रूरी है उससे? देखिए, एक तो जो मिथ मैं डिमोलिश करने की कोशिश करता हूँ, जो अंग्रेज़ों ने, और हमारे बहुत सारे मिथ्स ऐसे हैं जो हम लोगों को विभाजित करते हैं, वो अंग्रेज़ों ने ईजाद किए हैं। उसमें सबसे बड़ी मिथ है हिंदू आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो मैं अपनी बॉक्स में उसको डिमोलिश करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर हिंदू आर्किटेक्चर है और इस्लामिक आर्किटेक्चर है और सिख आर्किटेक्चर है और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है और जैन आर्किटेक्चर है, तो क्रिश्चियन आर्किटेक्चर क्यों नहीं है? क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का कहीं कोई जिक्र नहीं होता। हमको बताया जाता है कि बरोक है, रेनेसां है, क्लासिकल है, न्यो क्लासिकल है, या फिर इटालियन आर्किटेक्चर है, स्पेनिश आर्किटेक्चर है, पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर है, स्लाविक आर्किटेक्चर है, प्रशन आर्किटेक्चर है, वगैरह। क्रिश्चियन आर्किटेक्चर कहीं नहीं। इंग्लैंड में वो छोटे छोटे से 4 टापू हैं जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर राज किया। वहाँ पर स्कॉटिश, आयरिश, वेल्श और इंग्लिश, अलग अलग तरह के 4 आर्किटेक्चर। और हमारे इतने व्यापक इसमें सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ हिंदू आर्किटेक्चर। हम होयसला आर्किटेक्चर की बात क्यों नहीं करते? परिहार आर्किटेक्चर की बात क्यों नहीं करते? चेला आर्किटेक्चर, चेरा आर्किटेक्चर, चोला आर्किटेक्चर। हम जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, हिमाचल, इतने तरह का अलग अलग आर्किटेक्चर है, उसकी बात क्यों नहीं करते? और दूसरी तरफ मोरक्को से लेके लाहौर तक इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये मैं डिमोलिश करने की कोशिश करता हूँ थ्रू एग्जाम्पल्स। और मैं उनको ये सवाल भी पूछता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डोम है, गुंबद, वो वेटिकन में है, उसे तो कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं कहता। वॉशिंगटन डीसी में कैपिटॉल हिल के ऊपर बहुत बड़ा सा डोम है, वाइट हाउस का,
वाइट हाउस नहीं, जो भी उस बिल्डिंग को कहते हैं, कैपिटल हिल पे जो बड़ा गुंबद है, उसको कोई इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं कहता। सेंट्रल एशिया में आके डोम इस्लामिक कैसे हो गया? डोम तो वही है, आर्च तो वही है जो यूरोप में भी है और हिंदुस्तान में भी है और सेंट्रल एशिया में भी है। हिंदुस्तान में और सेंट्रल एशिया में आके वो इस्लामिक कैसे हो गई? वही आर्च यूरोप में तो गॉथिक कहलाती है, बरोक कहलाती है, वगैरह वगैरह, उसे कोई इस्लामिक नहीं कहता। और जो तीसरी मिथ है वो ये कि मीनार से चढ़ के अजान दी जाती है। इससे बड़ा झूठ बोला नहीं गया है। शाहजहां के वक्त से पहले दिल्ली की किसी भी मस्जिद में मीनार नहीं है ही नहीं। ये कोई अंग्रेज लिख गया, और वो लिख गया क्योंकि अंग्रेज को पता होता है, अंग्रेज सच कहता है, तो जो अंग्रेज ने कह दिया हमने मान लिया। किसी ने टेस्ट नहीं किया। ये स्कूल की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। 125 सीढ़ी चढ़ के वहाँ से शोर मचाओगे तो 125 सीढ़ी की हाइट पे जो आदमी खड़ा है वो सुन लेगा, ज़मीन पे आवाज़ नहीं आएगी। और मैंने जामा मस्जिद में 3 बार टेस्ट किया है, ज़मीन पे आवाज़ नहीं आती। मीनार मस्जिद के आर्किटेक्चर का हिस्सा थे ही नहीं, बहुत बाद में बने। एक बहुत बड़ी मस्जिद है टर्की में, आया सोफिया, उसमें 8 मीनार हैं। 6 मीनार पुराने हैं, 2 बाद में बने। जो पुराने मीनार हैं उन पे आप चढ़ ही नहीं सकते, उसमें किसी में सीढ़ी नहीं है। जो 2 मीनार जिन पे आप चढ़ सकते हैं वो 18वीं शताब्दी में बने, 18वीं या 19वीं। तो जब ये मिथ हो गई कि मीनार पर से अजान दी जाती है, तब आपने सीढ़ी वाली मीनारें बनाई। तो अगर आर्किटेक्चर इस्लामिक और हिंदू और क्रिश्चियन नहीं है तो क्या है? तो फिर मैं बताने की कोशिश करता हूं कि आर्किटेक्चर हमारा रिस्पॉन्स है अपने क्लाइमेट को। कैसे घर बनाने हैं, कैसी इमारत बनानी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या मटेरियल है, क्या हम बनाना चाहते हैं। तो पहला डोम बना रोम में ईसा मसीह से पहले। तो नजर सिर्फ ये कि डोम इस्लामिक नहीं है, डोम क्रिश्चियन भी नहीं है, बिकॉज रोमन जो थे वो तो पेगन्स थे। उन्होंने पहला डोम बनाया। डोम का पहला इस्तेमाल फॉर वर्शिप ज्यूज ने किया, उसके बाद क्रिश्चियंस ने किया, उसके बाद मुसलमानों ने किया। तो इस्लामिक कैसे हो गया? आर्च was created by the Sumerians. वो इसको तो आप ज़रूर जानते होंगे, मोहनजोदाड़ो में जी पानी की सप्लाई का बहुत कमाल का प्रबंध था। हर घर में पानी जाता था, छोटी छोटी नालियाँ थीं, और उन नालियों में कूड़ा ना पड़े इसलिए उनको ढक के रखते थे फ्लैट ईंटों से। ऐसा ही अरेंजमेंट सुमेर में था, पर उन्होंने ईंटों से ढकने के बजाय टनल बनाए थे। टनल आप बनाते हैं तो उसमें आर्च के बिना ईंटें ऐसी इस शक्ल की होती हैं, तभी टनल बन सकता है। तो उन्होंने टनल बनाया, उसको रोमन्स ने डिस्कवर किया। वो उसको ओवर ग्राउंड लेके आए और उन्होंने एक्वाडक्ट्स बनाए, जिससे वो पहाड़ों से पानी लेके अपनी शहरों तक ले जाया करते थे। एक्वाडक्ट की बड़ी बड़ी आर्चेस से बाद में वॉल्टेड रूफ बनी, और वॉल्टेड रूफ जिससे सारे पुराने चर्च जो हैं वो वॉल्टेड रूफ के चर्च, उससे बाद में डोम विकसित हुआ। और ये सब कुछ बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी हो चुका था। तो इस्लामिक कैसे हो गया? ये आपने फैला दिया, और उसका नतीजा ये है कि अब मेजॉरिटी मुस्लिम्स उसको इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड देन सडनली एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू कश्मीर,
कि कश्मीर में, जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मुसलमान अगर एक जगह रहते हैं तो वो कश्मीर वैली है, किसी भी मस्जिद में गुंबद नहीं है ही नहीं। कश्मीर में किसी भी मस्जिद में न गुंबद है, न मीनार है, न आर्चेस है, एक मस्जिद को छोड़ के, जो मेरे चचा ने बनाई थी, जो दिल्ली से गए थे, अच्छा, हजरत बल मॉस्क। उसके अलावा किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। बर्फ़ पड़ती है तो छतें कोनिकल होती हैं। हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद बनी केरला में, और केरला में क्योंकि अरब ट्रेडर्स इस्लाम के ज़रिए इस्लाम वहाँ पहुँचा, वहाँ बहुत पुरानी पुरानी मस्जिदें हैं, किसी में गुंबद नहीं है, सबकी कोनिकल रूफ है। पूरे इंडोनेशिया में किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है, पूरे मलेशिया में किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है, पूरे चीन में किसी पुरानी मस्जिद में गुंबद नहीं है। इन सब जगहों पे या तो बारिश बहुत होती है या बर्फ़ बहुत पड़ती है। बारिश होगी, बर्फ़ पड़ेगी तो स्लोपिंग रूफ बनेगी। स्लोपिंग रूफ के ऊपर गुंबद नहीं बनता, उस ज़माने में नहीं बनता था। तो वो मस्जिदें नहीं हैं, सबकी सब मस्जिदें हैं, वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं, सैकड़ों साल से पढ़ रहे हैं। आर्किटेक्चर का कोई रिलीजन नहीं होता। ये बकवास अंग्रेज फैला के गए, और उसकी वजह से हमने अपने अपने हेरिटेज को हिंदू मुस्लिम में बांट दिया है, और इसलिए हमको अपनी हेरिटेज से मोहब्बत नहीं है। जब तक ये दिमाग से नहीं निकलेगा, जब तक इस सारी हेरिटेज को, जो बिल्ट हेरिटेज है हमारे पूरे मुल्क की, उसको हम अपना मानने को तैयार ही नहीं होंगे। ये तो मुसलमानों की बिल्डिंग है। बिल्डिंग मुसलमानों हिंदुओं की नहीं होती। बिल्डिंग की शक्ल तो मौसम तय करता है। ये बेसिक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये मैं अपनी वॉक्स में डिमोलिश करने की कोशिश करता हूँ। और एक आपने जिक्र भी किया था, मैंने आपका इंटरव्यू सुना था, वो फतेहपुर सीकरी की रसोई और ताजमहल वाला। हाँ, तो ये इस तरह की बेकार की कहानियाँ हैं इसमें, और ये हमको ट्रेन किया जाता है बचपन से कि हम सवाल न पूछें। तो वो गाइड आके कह देता है कि ये जोधाबाई की रसोई है। कोई ये नहीं पूछता कि जोधाबाई रसोई में क्यों जाएगी। अकबर की पटरानी है वो। अकबर दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल किंग है अपने वक्त का। उसकी सीनियर मोस्ट क्वीन है। उसका बेटा जो उसके बाद बादशाह बनेगा, उसकी माँ है। वो रसोई में क्या करने जाएगी? अकबर के पास मेड्स नहीं है जो उसके घर उसके लिए खाना पका दे। वहाँ गाइड कहता है कि जी वो तो शाकाहारी थी। चलो मान लिया शाकाहारी थी, हालांकि राजपूतों में बहुत कम शाकाहारी मिले हैं मुझको, लेकिन अगर वो शाकाहारी थी तब भी खाना पकाने के लिए नौकरानी नहीं थी उसके पास। ये हमारे सोचने का तरीका है। औरत है तो उसे रसोई में रहना चाहिए। ये रोज़ आपके यहाँ बयान आते हैं ना, यहाँ से वहाँ से, कि ये क्यों, पढ़ने की क्या ज़रूरत है, लड़कियों को घर के काम काज संभालने चाहिए। ये वो मेंटेलिटी है जो आपको कहती है कि जोधाबाई की रसोई थी, और हर एक आदमी एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, औरत है तो रसोई में जाना ही चाहिए उसको। अरे वो रानी है भाई, उसके आगे पीछे एक नौकरों की फौज होगी, उसे जाके फुलके पकाने की क्या ज़रूरत है? कि वो अकबर आया गुजरात का युद्ध जीत के और कहने लगा जल्दी जल्दी गरम गरम फुलके डाल दे, मुझे भूख लगी है। वो भागी हुई गई रसोई में और उन्होंने फुलके बनाने शुरू। तो जो कुछ बताया जा रहा है उसके बारे में सवाल पूछने ज़रूरी। ये बात हमने तो, बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे जिन्होंने 2500 साल पहले ये बात कही थी, वो मैं बार बार रिपीट करता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा था, सिर्फ इसलिए कि ये पहले से होता आया है, सिर्फ इसलिए कि कोई पढ़ा लिखा आदमी आपको बता रहा है, सिर्फ इसलिए कि ये किताबों में लिखा है, सिर्फ इसलिए कि ये
रीति का हिस्सा है किसी भी चीज़ को सही न मानो, किसी भी चीज़ पे विश्वास न करो जब तक तुम्हारी कॉमन सेंस तुमको ये नहीं बताती कि ये बात सही है और ये आम लोगों के भले के लिए है। जब तक किसी चीज़ पर विश्वास न करो। ये गौतम बुद्ध ने कहा था 2500 साल पहले, और हमने गौतम बुद्ध से इतनी सिंपल सी चीज़ नहीं सीखी। अगर वो कॉमन सेंस को अपील नहीं कर रही, डोंट एक्सेप्ट इट। वहाँ एक गाइड ने कह दिया कि वो ताजमहल बनने के बाद वो सबके सारे कारीगरों के हाथ काट दिए थे। अब वो सारी स्टेट एम्पोरियम में वो जो पच्चीकारी का काम है वो कौन कर रहा है? उन्हीं के डिसेंडेंट्स हैं, वो वहीं रहते हैं ताजगंज में, पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं। वो ताजमहल मतलब शाहजहां के बाद किसी और के पास पैसे थे कि एक और ताजमहल बनवा लेता? उसको 17 साल लगे थे। वो गाइड साहब ने फैला दी, अच्छी कहानी है, सबके हाथ काट दिए थे जी। एक बार तो सोचा होगा उसने कि 17 साल लगे हैं बनाने में, इसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी। सारे कारीगरों के हाथ काट दोगे तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? पर नहीं था। हाँ अच्छा, फिर और ये स्कूलों की किताबों में लिखा हुआ है, यूपी में तो स्कूलों की किताबों में लिखा हुआ है ये। तो दिस इज द काइंड ऑफ इमेज यू क्रिएट, दिस इज द काइंड ऑफ आइडिया ऑफ हिस्ट्री दैट यू स्प्रेड। तो जहाँ तक मेरी औकात है मैं तो उसको काउंटर करने की कोशिश करता हूँ। दिल्ली को समझने के लिए किन किताबों, जगहों या लोगों को ज़रूर देखने सुनने की सलाह देंगे आप? देखिए ये तो बहुत मुश्किल है कि किताबें तो दिल्ली पे इतनी हैं, पर और हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम भी है कि शहरों के इतिहास के ऊपर जो किताबें हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी स्थानीय भाषाओं में कम है, और जो हैं वो इतिहास कम है और लोकोक्तियाँ ज़्यादा हैं। तो लेकिन अगर दिल्ली को समझना है तो एक किताब जिससे शुरू कर सकते हैं, वो मोटी सी किताब है, उसमें एक वॉल्यूम में 5 किताबें हैं। वो दिल्ली ओमनीबस कहलाती है, ओमनीबस, दिल्ली ओमनीबस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की छापी हुई है। तो वो अमेज़न पे मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है शुरू उससे करना चाहिए। तो प्राचीन काल से और मॉडर्न इंडिया तक, एंशंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया तक एक ब्रॉड आपको एक कैनवस आपको दिख जाता है, एक तस्वीर खींच के मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप तय कीजिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, एंशंट इंडिया में, मेडिवल में, मॉडर्न में, कॉन्टेम्प्रेरी में। उसके बाद फिर वो तलाश बिल्कुल उसके बाद वो करनी है। वैसे स्निपेट्स में तो बहुत कुछ है। वो है स्वप्ना लिटिल ने दिल्ली पे कई किताबें लिखी हैं। चांदनी चौक के ऊपर एक किताब है उनकी, ज़बान के ऊपर भी एक किताब है उनकी। तो प्रोफेसर नारायणी गुप्ता की किताब है दिल्ली बिटवीन द टू एम्पायर्स, तो मुग़ल एम्पायर का कोलैप्स और ब्रिटिश एम्पायर का टेक ओवर। इस पीरियड, वो बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड है हिस्टोरिकली, उनका पीएचडी थीसिस है उसके ऊपर। तो फिर वो उसके बाद फिर बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हैं विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द टोटल हिस्ट्री। तो मुग़ल्स के ऊपर प्रोफेसर हरबंस मुखिया की किताब है, अकबर के ऊपर किताब है, एपिसोड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ अकबर, वो एक बहुत छोटी सी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो वो प्रोफेसर शीरी मूसवी की, तो क्वाइट अ लॉट ऑफ मटेरियल, पर शुरू मेरा ख्याल है इससे कर दें। बिल्कुल। एक मेरे जहन में सवाल आ रहा है, दिल्ली का जो खाना है वो कैसे मशहूर हुआ, या जायका उसकी वजह रही? और रमज़ान के वक्त मटिया महल और जामा मस्जिद वाला जो इलाका है उसकी जो रौनक रहती है वो अर्श पर रहती है, या पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है या अभी कुछ सालों में तब्दील हुआ है? नहीं, देखिए रमज़ान में तो जो भीड़ होती है वो सिर्फ दिल्ली में नहीं होती, वो हैदराबाद में होती है। मैं एक बार हैदराबाद में था, वहाँ सारी रात हलीम खाने वालों की भीड़ लगी रहती है।
तो दिल्ली में ऐसा हलीम नहीं मिलता है जो हैदराबाद में बनता है, लाजवाब हलीम है वो। तो या वहाँ जो पत्थर का गोश्त मिलता है, लाजवाब है वो। तो अब यह एक छोटा सा इलाका है वहाँ, क्योंकि रमज़ान में जब आपने दिन भर आप भूखे रहे हैं, फाके से रहे हैं, रोज़े से रहे हैं, शाम को आपने रोज़ा खोला, उसके बाद फिर आपको मगरिब की नमाज़ पढ़ी आपने, फिर आपको इशा की नमाज़ पढ़नी है। और वो लोग जो सारी रात इबादत करते हैं वो फिर सारी रात देर तक नमाज़ पढ़ेंगे। उसके बाद सुबह आपको सनराइज़ से पहले कुछ खाना है वो आप ख़त्म कर देते हैं उस सनराइज़ से पहले। तो इस टाइम में लोग जागते हैं। तो वो सारे शहर जहाँ पर कोई भी जगह जहाँ पे मुसलमान बहुत सारे इकट्ठे रहते हैं, वो फिर मार्केट में चहल पहल रहती है। तो वो है जहाँ तक खाने का मामला है, वही जो मैं आपसे आर्किटेक्चर के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि जो मिक्सिंग हुई है वो, और क्योंकि दिल्ली शाहजहाँ के वक्त से लेके और बहादुर शाह के वक्त तक कैपिटल रही है, तो उसमें ये सारे इन्फ्लुएंसेस मिले। इससे पहले ये सारी की सारी मिक्सिंग आगरा में हो रही थी। तो मतलब आप एक बड़ी सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, तंदूर का खाना हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया से आया है। हमारे यहाँ तंदूर नहीं था। तंदूर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उस इलाके से तंदूर हमारे यहाँ आया। और ये सीख के ऊपर जो आप पिरो के आप कबाब या वो पनीर या मटर या टमाटर, उसको आप सीख पे पकाते हैं, ये सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन है। मसाले को पीसना और पीस के उसकी भुनाई करना स्टेजेस में, पहले प्याज भून ली, उसके बाद अदरक लहसुन भूना, उसके बाद अगर आप मीट पका रहे हैं तो गोश्त को भूना, और सब्ज़ी पका रहे हैं तो सब्ज़ी को भूना। उसके बाद आपने उसको पानी दे के गलाया, फिर आपने उसमें कुछ और डाला। ये स्टेजेस की जो कुकिंग है ये हिंदुस्तानी है। तो अब तंदूर का खाना, और जिसमें भुनाई मसाले की कुछ नहीं होती, आपने मीट के ऊपर लगा दिया, उसको मैरिनेट कर दिया और सीख पे पका लिया। यहाँ हर चीज़ भुन रही है। ये दोनों आके यहाँ मिल गए, हिंदुस्तान में मसाले की भुनाई और सेंट्रल एशिया में तंदूर की कुकिंग। ये दोनों मिक्स होके जो बना है, उसका कोई कंपैरिजन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में नहीं है। कहीं भी आप चले जाइए, जिस तरीके से फ्लेवर्स मिक्स होते हैं और जिस तरीके से एक होलसम उसका एक फ्लेवर निकलता है, वो यूनिक है हिंदुस्तान का वेजिटेरियन खाना और नॉन वेजिटेरियन दोनों में। तो वो अब दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ कौरमे और बिरयानी की बात होती है, पर दिल्ली में खाने की जो वैरायटी है वो माइंड बॉगलिंग है। दिल्ली में जो मारवाड़ियों का खाना है, जो दिल्ली के बनियों का खाना है, जो दिल्ली के कायस्थों का खाना है, जो दिल्ली के कश्मीरियों का खाना है, वो ईच वन ऑफ देम इज़ डिफरेंट, और आपको ढूंढना पड़ता है। अब सिर्फ यह है कि वो एक चीज़ की मार्केटिंग हो गई है, उसकी मार्केट तो लगता है कि बस यही है, ऐसा नहीं है। दिल्ली में कमाल की वैरायटी है खाने की। आप अलग मोहल्ले में चले जाइए, आप बाज़ार सीताराम में चले जाइए तो आपको अलग तरह का खाना मिलेगा, और आप वहाँ चले जाइए लाल कुआं, वो अलग तरीके का मिलेगा। बल्ली मारान के अंदर वो दिल्ली के मुसलमान पंजाबियों का खाना है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज जो मटिया महल में रहते हैं। तो इतनी वैरायटी है खाने की, और इस वैरायटी की वजह से भी शोहरत हुई कि आप जामा मस्जिद नहीं गए तो आप बल्ली मारान चले गए, बल्ली मारान नहीं गए तो सूई बालान चले गए। अलग अलग इलाकों में अलग अलग चीज़ें आपको मिलती हैं, तो आप घूमना शुरू कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए खाना। मकबूलियत ज़्यादा हो गई। हाँ हाँ, इसीलिए हो गई। आखिर में दिल्ली आपके लिए एक लफ्ज़ में क्या है? मेरा शहर। बहुत शुक्रिया सर।
अपना कीमती वक्त देने के लिए और अपने ख्यालात ज़ाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मेहरबानी, आपने मुझे ये वक्त दिया। शुक्रिया।